पाकिस्तान रेलवे ने आमदन कमाने के गुज़िश्ता 30 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसकी यौमिया आमदन 30 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर चुकी है। उम्मीद है कि रवा मालिकी साल के दौरान रेलवे अपनी तारीख में पहली मरतबा 100 अरब रुपए से ज़ायद का रेवेन्यू कलेक्ट करने में कामयाब हो सकेगा। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि रेलवे को हासिल होने वाली कुल आमदन में मुसाफिरों का हिस्सा कितना होता है, सामान की तरसील से कितने अरब रुपया, कितने फीसद रेलवे कमाता है और दीगर जराए से इसे कितनी आमदन होती है। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर 11 फैक्ट्रियों ने बाकायदा काम का आगाज कर दिया है। ये मजमूई तौर पर 1860 एकड़ पर फैला हुआ लाहौर शेखपुरा रोड के ऊपर एक नया स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इसमें 174 अरब रुपए की सरमायाकारी प्लेज की गई थी। 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियां यहां पैदा होने की उम्मीद है। मजीद तफसीलात आप प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान रेलवे ने गुज़िश्ता 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है रेवेन्यू के अंदर, और वो भी डेली रेवेन्यू में। रेलवे का रोजाना रेवेन्यू 30 करोड़ रुपए से तजावुज कर गया है। ऐसा 1985 के बाद पहली मर्तबा हुआ है। उम्मीद है इस साल रेलवे ने जो 100 अरब रुपए का रेवेन्यू टारगेट रखा था वो हम बासानी अचीव कर लेंगे। पिछले मालिकी साल में हम लोगों ने 93 अरब रुपया रेवेन्यू कलेक्ट किया था रेलवे ने अपने तमाम सोर्सेज से। उससे पहले एक साल ये 88 अरब रुपया था। हर साल रेलवे अपना पिछले साल का टारगेट तोड़ता चला आया है, जो कि बहुत गुड साइन है। वैसे अब तक पिछले 6 माह के सिर्फ फ्रेट के फिगर्स जो हैं वो रेलवे ने जारी किए, यानी कि सामान की तरसील से रेलवे ने 17 अरब रुपए कमाए हैं, जो कि पिछले मालिकी साल के इन्हीं 6 माह में जुलाई से दिसंबर तक 16 अरब रुपए थे। 1 अरब रुपया का फ्रेट रेवेन्यू इंक्रीज किया है रेलवे ने। उम्मीद है इस साल रेलवे फ्रेट की मद में 38 अरब रुपए कलेक्ट करने में कामयाब हो जाएगा। पिछले साल ये 31.5 अरब रुपए था। तो इतना बड़ा फर्क किस तरह मुमकिन होगा, फिलहाल मैं इस पे डाउटेड जरूर हूं। अब देखना यह है कि किस हिसाब से रेलवे मजीद अगले 6 माह के अंदर, जो जनवरी से लेकर जून तक है, कमोबेश कोई 6-6.5 अरब रुपए इजाफी कमा पाता है। वैसे रेलवे का टोटल रेवेन्यू जो है उसमें से 52% हिस्सा जो होता है वो इसे मुसाफिरों की टिकटें फरोख्त करके हासिल होता है, जो कि पिछले साल 47.5 अरब रुपए था। 35% आमदन जो है रेलवे की वो सामान की तरसील से आती है, जो कि पिछले साल 31.5 अरब रुपए था। और बाकी 13% आमदन जो है उसमें ज़मीनें लीज करके, उसमें एक बड़ा हिस्सा जो मिलिट्री की ट्रांसपोर्टेशन होती है, मिलिट्री का सामान आता जाता है, टैंक्स वगैरह, को 1.5 अरब रुपया उस मद में भी रेलवे को आता है। अब रेलवे बल्क कैरियर है, मसलन बड़ी मिकदार में जो कोयला ट्रांसपोर्ट होता है, पेट्रोलियम मसनूआत होती हैं, फॉस्फेट होती है, खाद होती है, गंदम होती है, चावल इवन होता है, बल्क कमोडिटीज जहां पर होती हैं वहां पर रेलवे बहुत चीपर सोर्स्ड है। अब रेलवे अपने सिस्टम में 200 हाई कैपेसिटी वैगन्स शामिल कर चुका है। इसके अलावा 620 इसी तरह की हाई कैपेसिटी वैगन जो हैं वो शामिल की जा रही हैं। ये सारी की सारी हमारी लोकल बन रही हैं। तो सब कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा भी है। तो हमारे नाज़रीन इस चीज़ को समझें कि पाकिस्तान का हाल भी आपके घर जैसा ही है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आइडियल हो। तो यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, तो कुछ जगह पर अच्छे वसाइल भी बेहतर किए जा रहे हैं। रेलवे का अगर सिस्टम देखें तो कमोबेश 70% रेलवे का जो सेटअप है वो इस काबिल ही नहीं कि उसे चलाया जा सके। वो अपनी उम्र पूरी कर चुका है। रेलवे के ट्रैक्स जो हैं, सिग्नल जो हैं, लोकोमोटिव जो हैं, वो सारे रिटायर होने के काबिल हैं 70% केसेस तक। लेकिन फिर भी हमारे पास जितने वसाइल हैं हम उन्हीं में रहते हुए रेलवे का निज़ाम चला रहे हैं। और ये अच्छा साइन है कि बजाय रेलवे की आमदन कम होती और हमें इसे चलाते रहने के लिए मजीद फंडिंग करनी पड़ती, रेलवे अपनी आमदन को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा है। तो जो बढ़ती हुई आहिस्ता आमदन है इसकी वजह से रेलवे को जो हम हर साल फंड करते हैं उसमें हम आहिस्ता आहिस्ता कमी भी ला रहे हैं। आज से सिर्फ 4 साल पहले चले जाएं तो रेलवे की आमदन 50-55 अरब रुपए के करीब थी। तो 5 सालों में अगर रेलवे अपनी आमदन डबल करने में कामयाब हो जाता है तो एक बहुत बड़ा बेंचमार्क होगा। इसके बावजूद हमें रेलवे को चलाए रखने के लिए 25-30 अरब रुपया देना पड़ेगा हर साल। लेकिन पहले हमें 50 अरब रुपया देना पड़ता था। अगर हम 25 अरब रुपए पे आ गए हैं
तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ बेहतरी ज़रूर हुई है। हाँ, देयर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ड्राइंग रूम चाहिए इस इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन हमें अपने इदारों के अंदर बेहतरियों को भी नोट करना चाहिए और जहाँ जहाँ नकाइस हों, जहाँ बेहतरी की गुंजाइश हो, उसे भी हाईलाइट करते रहना चाहिए। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। लाहौर शेखपुरा रोड पर बने हुए एक नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन कायदे आजम इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर 11 फैक्ट्रियों ने पैदावार शुरू कर दी है। अब ये पार्क जो है 1860 एकड़ के ऊपर बनाया जा रहा है। 4 अरब रुपए लागत आ रही है यहाँ पर जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं उसको देने के लिए। 11 फैक्ट्रियां ऑपरेशनल हो गई हैं। 43 फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो या तो मुकम्मल होने के करीब है या इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि उनकी ज़मीन के ऊपर, उनकी बिल्डिंग के ऊपर इस वक्त काम जारी व सारी है। अब इस एरिया के अंदर 200 एकड़ पर तो लेबर कॉलोनी बनाई जा रही है जहां पर 30,000 वर्कर्स को रहने की सहूलियत दी जाएंगी। मजमूई तौर पर कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल पार्क में 2,50,000 नौकरियां जनरेट होंगी जब वह फुली ऑक्यूपाई हो जाएगा। 174 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट अब तक मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं यहां पर कमिट कर चुके हैं। 43 फैक्ट्रियां जो इस वक्त लग रही हैं, 11 जो मुकम्मल हो चुकी हैं। समझिए 55 फैक्ट्रियां तो इस हदूद के अंदर किसी ना किसी तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट का आगाज कर चुकी हैं। अब नीयत से काम किया जाए तो अगले 2 से 3 साल तक इस पार्क को 50% से ज़्यादा जो है वो पॉपुलेट किया जा सकता है। इसके साथ साथ इस पार्क के अंदर एक 90,000 स्क्वायर फुट का बिल्डिंग का एरिया था, तो 5 मंजिला बिल्डिंग थी जिसे गारमेंट सिटी डिक्लेयर किया गया था। उम्मीद करते हैं वो भी बहाल किया जाएगा। वहाँ पर भी लोगों को, गारमेंट के अंदर सीने वाले लोगों को जॉब्स मिलेंगी। तो जहाँ एक तरफ मुल्क के अंदर बड़ी तादाद में इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हो रहे हैं, वहाँ पर कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स लग भी रहे हैं। तो हुकूमत को देखना ये चाहिए, हुकूमत की कोशिश ये होनी चाहिए कि जो पहले के लगे हुए इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो बंद ना हो और नए लगते रहें। ये अगर हम कर लेंगे तो तरक्की के रास्ते पे दौड़ पड़ेंगे। अगर पुराने बंद होते रहेंगे और नए चलते रहेंगे तो फिर हमारे लिए कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। अभी जो नए लग रहे हैं इसमें से कुछ चाइनीज़ हैं, कुछ और ग्रुप्स जो हैं वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करें, और कुछ केसेस में ऐसा भी है कि लोग अपने पुराने यूनिट्स बंद करके इन नए यूनिट्स के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 साल तक की टैक्स हॉलीडे भी है कि आपको 10 साल तक को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप बाहर से नई मशीनें मंगवाते हैं उस पर कस्टम ड्यूटीज़ और दीगर तमाम अखराजात आपको नहीं अदा करना पड़ेंगे। तो ये चीज़ हमें नोट करनी चाहिए और हमें अक्रॉस द बोर्ड मुल्क भर के जितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उन्हें डील करने के लिए उनके अंदर जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जिसमें सड़क है, जिसमें पानी है, जिसमें गैस है, जिसमें बिजली है, जिसके अंदर सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट है, कम से कम ये 5 बुनियादी ज़रूरियात, जिसमें सिक्योरिटी भी आप शामिल कर लीजिए, वो भी बहुत ज़रूरी है आजकल के हालात से। तो इन चीज़ों को हमें इंश्योर फौरी तौर पे करवाना चाहिए और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर हमारी हुकूमतें आपस में कोलैबोरेशन के साथ आगे बढ़ें तो मुल्क भर के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जिनकी तादाद अब 34 हो गई है, जिसमें 4 तो सीपेक के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, बाकी कुछ प्राइवेट सेक्टर के हैं, कुछ सूबाई हुकूमतों के, तो इन सब में 20 अरब रुपए की लागत से तमाम किस्म की सहूलियत दी जा सकती हैं, जिनसे वहाँ पर आने वाला ताजर, वहाँ पर आने वाला जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी खुश होगा। उसे प्लग एंड प्ले मॉडल के ऊपर फैक्ट्री लगाने का मौका मिलेगा। यानी उसने ज़मीन ले ली, उसी जगह पर उसे बिजली कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, सीवरेज का कनेक्शन, उसको ट्रीटमेंट प्लांट का कनेक्शन, हर किस्म का कनेक्शन दे दीजिए। उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर ना कीजिए। खुदारा अब भी आंखें खोलिए।